हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भाई स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए सेट 3 सामान्य प्रबंधन का। ठीक है, उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा और निश्चित रूप से समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ें। ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है ये 3rd नंबर का। ठीक है, कौन सी एग्जाम का है? तो लेबर इंस्पेक्टर का ही है, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखते हैं। वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखते हैं। किससे सरोकार रखते हैं भाई? तो वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखते हैं लेन देन का अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सारांश, केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी या वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। बिल्कुल आंसर द हमारा वित्तीय विवरणों से आशय बही खाते के तीनों स्तर। भाई बही खाते के 3 स्तर होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो बही खाते होते हैं ना, जिनमें लेखांकन होता है, उनमें 3 स्तर होते हैं। जिनको पहला स्तर होता है लेखन, जिसको हम जर्नल कहते हैं इंग्लिश में, जर्नल। दूसरा होता है वर्गीकरण, यानी कि खाता को बही करना, अलग अलग भागों में बांटना। और तीसरा सारांश, यानी कि अंतिम खाते, है ना, जिसमें निचोड़ दिया जाता है, तैयार करना। ये 3 है। तो वित्तीय लेखांकन में ये शामिल है, क्या क्या? वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। ठीक, ओके। नेक्स्ट, उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है। भुगतान वापसी, है ना, आ वाला आंसर है हमारा भुगतान वापसी या पे बैक की अवधि। पहला आंसर बिल्कुल समय वही है। यह वह समय होता है जिसमें स्थायी संपत्ति के में किए निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने क्या करा, एक 20,000 की कोई मशीन खरीदी, मतलब आपने क्या करा, निवेश करा। अब वो 20,000 रुपये आपने कब उस मशीन के द्वारा वापस प्राप्त कर लिए, जो निवेश किया था वो पुनः प्राप्त किया जाता है ना। तो ये उसी समय को बोला जाता है। तो भुगतान वापसी हो गई ना आपकी, आपने प्राप्त कर लिया इस तरह से। ओके, अगला, निम्न में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए, कौन से रिसोर्सेज को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं? एचआर नीति मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, अर्थात मानव संसाधन नीतियों को बदल रहे हैं। तो मानव संसाधन में कौन आते हैं भैया? कर्मचारी आते हैं। देखो, ना तो पूंजी आती है मानव संसाधन में, ना प्रौद्योगिकी, ना संपत्ति। मेन क्या कौन है इसमें? सबसे कर्मचारी है। राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया, कर्मचारी। ठीक, ओके। तो याद रखिए एचआर नीतियाँ यानी कि मानव संसाधन, इनके हितों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है ना। एचआर नीतियाँ किसको ध्यान में रखकर? मानव के जो संसाधन है, मानव संसाधन जो है उनको ध्यान में रखकर ही, मतलब कर्मचारियों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। क्योंकि उद्यम के कर्मचारी मूल स्तर पर उद्यम की जान होते हैं भैया। उद्यम का मतलब क्या? उद्यम का मतलब आपका धंधा, है ना, आपका बिजनेस, आपका पैसा, है ना, वो। तो उद्यम की जान होते हैं। यदि नीतियाँ उनके अनुकूल है तो वे ज़्यादा मन लगा लगन से कार्य करेंगे ताकि उपक्रम उन्नति कर सके, ताकि उपक्रम उन्नति कर सके, है ना। उपक्रम मतलब क्या? उपक्रम मतलब आपका जो प्रतिष्ठान है, आपकी जो कंपनी है वो, ठीक है ना, वो आपकी कंपनी और ज़्यादा उन्नति कर सके अगर वो मन लगाकर काम करेंगे तो। ठीक है, तो ये है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंध की तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं? सबसे अच्छी प्रबंध की तकनीकी, प्रबंध की जो सबसे अच्छी तकनीक होती है उस कौशल के साथ जुड़े रहते हैं कौन? भैया पहला ही आंसर है हमारा, जो विशिष्ट गतिविधि को करने की क्षमता रखते हैं। जो विशिष्ट गतिविधि को करने की क्षमता रखते हैं वो लोग अच्छी प्रबंध की तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं। मतलब अपने पैसे में, अपने क्षेत्र में स्पेशल से स्पेशल काम जो करते हैं और जो नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, उनकी बात है ना। वो क्षमता रखते हैं ऐसी विशिष्ट गतिविधि को करने की। तो उनके पास क्या है? एक स्किल्स है, तकनीकी कौशल है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की स्किल्स उनके पास अवेलेबल है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, संगठनात्मक मतलब संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है? निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है। भाई निष्पादन मतलब क्या होता है? किसी कार्य को ठीक ढंग से पूरा करना। क्या कहलाता है? किसी कार्य को ठीक ढंग से पूरा करना, जो आदेश, नियम आदि के अनुसार किसी कार्य को संपन्न किया जाता है तो उसको कहते हैं हम क्या? निष्पादन होना। मतलब अच्छे ढंग से काम करना, सिंपल भाषा में आप समझे, है ना।
मापन और संशोधन को शामिल करता है। नियोजन, आयोजन, नियंत्रण या नेतृत्व। याद रखिए नियंत्रण, है ना, नियंत्रण एक ऐसा स्तर है जिसके द्वारा लक्ष्यों के निष्पादन के मापन में आई कमियों का संशोधन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपकी एक क्लास है ना, और उस क्लास में कोई बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो मस्ती कर रहे हैं, है ना, तो आप क्या देख रहे हैं, वहाँ मापन कर रहे हैं आप कि भाई लोग क्या मेजरमेंट हो रहा है आपके द्वारा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं संशोधन हो जाए इसमें, तो आप क्या करोगे, उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर नियंत्रण करोगे, है ना। ओके, इस तरह से। तो यह एक ऐसा स्तर है जिसके द्वारा लक्ष्यों के निष्पादन के मापन में आई कमियों को संशोधन किया जाता है, नियंत्रण के द्वारा संशोधन किया जाता है। ठीक। अगला है निम्नलिखित को मिलाएं। कार्मिक प्रबंधन। तो भैया कार्मिक क्या होता है, बताइए कार्मिक क्या होता है। अरे भाई काम करने वाला व्यक्ति जो कंपनी में काम करता है उसको क्या बोलेंगे हम, काम करने वाला व्यक्ति, है ना। काम या वर्ग में जो, काम या कर्म में जो लगा हुआ हो, कर्म करने में जो लगा हुआ उसको बोलते हैं कार्मिक, यानी कि एक तरह का कर्मचारी आप कह सकते हैं। ठीक है। कार्मिक प्रबंधन, तो इसमें कार्य की परिस्थिति और कार्यस्थल की सुविधाएं, औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, प्रत्यक्ष जनशक्ति प्रबंध। तो कार्मिक प्रबंधन में क्या आएगा भैया, पहले का सी हमारा, है ना, अर्थात प्रत्यक्ष जनशक्ति है ये। कर्मचारी क्या है, जनशक्ति है ना, एक तरह की प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है जनशक्ति प्रबंध। दूसरा कर्मचारी का कल्याण, अर्थात कार्य की परिस्थिति और कार्यस्थल की सुविधाएं, है ना। देखो भाई, अगर आपका जो कंपनी है उसमें अच्छी स्थिति उत्पन्न करोगे आप कर्मचारियों के लिए, है ना, और कार्यस्थल पर उनको सुविधाएं दोगे तो कर्मचारी का कल्याण वैसे ही हो जाएगा, है ना। अच्छी परिस्थितियां और अच्छी सुविधाएं मिलेगी तो उनका कल्याण होगा। तो दूसरे का क्या आएगा, ए, और पहले का क्या था, सी। और बचा अब क्या, औद्योगिक संबंध। औद्योगिक का औद्योगिक से मिलान कर दीजिए। औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। जो औद्योगिक संबंध होते हैं, संबंध का मतलब रिलेशन, तो औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है औद्योगिक संबंध। दो लोगों के भी संबंध होता है तो वो रिश्ते को बढ़ावा देता है ना, तो लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। ठीक है। तो पहले हमारा छठे का आंसर जो है सा है, पहले का सी, ठीक है ना, और दूसरे का ए और थर्ड का बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को कहते हैं, है ना। तो भैया ये वापस अभी देखा आप लोगों ने, सुधारात्मक कार्यों के जो कार्यान्वयन होते हैं उनके मूल्यांकन को क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं, है ना। सात का दा, देखो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नियंत्रण कहते हैं। ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं, अंतिम लेखे को तैयार करते हैं, तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेप्ट मतलब अशोध्य ऋण। कौन सा ऋण, अशोध्य ऋण मतलब क्या होता है भाई, अशोध्य ऋण ऐसे ऋण होते हैं भाई जिनको हम एक शब्द में कहें तो बुड़ित कर्ज कहते हैं। बुड़ित कर्ज मतलब एक लेनदार, जैसे कि ये कोई एक लेनदार के लिए दे एक मौद्रिक राशि एक तरह की है ना। यानी कि मैंने जैसे आपको पैसा दिया, है ना, तो आपका फर्ज बनता है कि मुझे आप वापस पैसा देंगे, ये जो मैंने आपको उधार दिया है ना। तो आप क्या हो गए, लेनदार है और आपको मुझे पैसा देना है ना, लेकिन आपका मन नहीं है उस पैसे को अब वापस देने का, है ना। तो ये हो जाता है बुड़ित कर्ज। तो मैं क्या मानूंगा उस पैसे को कि जो कर्ज दिया गया था वो बुड़ गया, बुड़ित कर्ज। तो ये होता है एक तरह का अशोध्य ऋण, है ना वो। या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, बैड डेप्ट। डेप्ट मतलब ऋण, बैड मतलब बुरा या बुड़ित, ठीक है ऐसा। तो जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेप्ट लेखे को कहाँ स्थानांतरित करेंगे, लाभ हानि लेखा में करेंगे भैया, और कहाँ करेंगे, सिंपल है, कहाँ करेंगे, लाभ हानि लेखे में करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको बैड डेप्ट क्या होता है। एक लेनदार के लिए देय एक मौद्रिक राशि है, देय मतलब दी जाने वाली एक मौद्रिक राशि है जिसका भुगतान किए जाने की संभावना नहीं है, जिसका भुगतान किए जाने की संभावना नहीं है उसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अगला है, वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं। युक्तिपूर्ण नियोजन, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, और युक्तिपूर्ण मतलब उचित ढंग से प्लानिंग के अभ्यास में शामिल होते हैं, इस वातावरण में कार्य करते हैं। किस वातावरण में, अनिश्चितता का वातावरण होता है भैया उनका, क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी होती है ना। देखो, वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं
इस वातावरण में कार्य करते हैं उन्हें अनिश्चितता रहती है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए अनिश्चितता का माहौल होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना। जो निष्पादन हुआ है, ठीक है ना, क्या हुआ है, निष्पादन जो हुआ है उसका क्या करना। अच्छा, निष्पादन समझते हैं क्या होता है? अरे निष्पादन मतलब वही नियम आदेश आदि के अनुसार किसी कार्य को संपन्न करना। नियम के हिसाब, जो साहब ने जो नियम बताया है उसके हिसाब से आपको काम करना है, यानी कि किसी काम को ठीक ढंग से पूरा करना, क्या कहलाता है, निष्पादन कहलाता है। तो उस ठीक ढंग से जो आप काम कर रहे हो उस पर निगरानी रखना, मापन करना उसका, है ना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना, मतलब कि भाई हमने 5 दिन का टारगेट रखा था, क्या वो सही साथ चल रहा है, 2 दिन में कितना पूरा हुआ है, इस तरह से। तो निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना। और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? सुधार करने की जो कार्रवाई की प्रक्रिया उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। नियंत्रण करना, सुधार करने की जो कार्रवाई है वो क्या है भैया, वो नियंत्रण करके, है ना, उस चीज़ पर जहाँ गड़बड़ी हो रही है, जहाँ कमी है उस पर नियंत्रण कर लेंगे, है ना, इस पर, इस तरह से। ठीक है, अगला देखिएगा, वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड FASB के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों से एक नकदी प्रवाह है? नगद प्रवाह है, मतलब नकदी प्रवाह है। FASB समझते हैं आप? देखो भैया, FASB का मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड है ये। इसके अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों से एक नकदी प्रवाह है ना। तो बा आंसर दिया दे रखा है भैया, लाभांश के रूप में शेयर धारकों की नकदी बहिर्प्रवाह। लाभांश के रूप में शेयर धारकों की को नकदी प्रवाह, जो भी लाभ का अंश होगा उसमें से शेयर धारकों को दे दिया जाएगा नगद, है ना। तो लेखांकन मानक एक लिखित नीति अभिलेख है भैया। लेखांकन मानक क्या है? एक लिखित में नीति अभिलेख है, जो कि लेखांकन विशेषज्ञों या सरकार या अन्य नियामक संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। ये जो आंकड़े हैं ना लेखांकन मानक के, ये या तो विशेषज्ञों द्वारा जारी होते हैं या सरकार द्वारा होते हैं या फिर अन्य जो नियामक संस्था होती है जो इनसे संबंधित नियम बनाती है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि मान्यता, मापन, प्रस्तुतिकरण, उपचार और वित्तीय विवरणों के वित्तीय हस्तांतरणों को जारी करता है। वित्तीय विवरणों के वित्तीय हस्तांतरणों को जारी करता है। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड FASB के अनुसार, मानक बोर्ड के अनुसार लाभांश के रूप में शेयर धारकों को, जो शेयर धारक होते हैं उनको नकदी बहिर्प्रवाह वित्तीय गतिविधियों से एक नकदी प्रवाह है। ये किसने कहा है ऐसा? ये कहा है आपका FASB ने, है ना, कि भैया लाभांश के रूप में जो भी शेयर होगा वो शेयर धारकों को नकदी बहिर्प्रवाह के रूप में दिया जाएगा, या वित्तीय गतिविधियों से एक नकदी प्रवाह माना जाएगा। वित्तीय गतिविधियों में से क्या माना जाएगा? एक नकदी प्रवाह माना जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लेखा प्रविष्टि का अभिलेखन सर्व स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। जो भी लेखा प्रविष्टि का जो अभिलेख होता है, जो लिखा जाता है ना, वो सिद्धांत के अनुरूप लिखा जाता है। और यदि इनमें से किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नज़रअंदाज किया जाता है, इन सिद्धांतों में से किसी को भी अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं आप, तब इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को क्या कहा जाएगा? लापरवाही की त्रुटियां। भाई सिद्धांत ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके बाद में भी आप उन सिद्धांतों को नहीं अपना रहे हैं लेखन में, है ना, प्रविष्टि करने में, किसी चीज़ को लिखने में, तो वो लापरवाही की त्रुटियां हैं। सिंपल है। तो ये आंसर है हमारा B, लापरवाही की त्रुटियां। ठीक है, देखो, लेखा प्रविष्टि का अभिलेखन सर्व स्वीकार लेखांकन सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यदि इनमें से किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नजरअंदाज किया जाता है तो इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों लापरवाही की त्रुटियां कहा जाता है। अगला, निम्न में से किन चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद, किन चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? स्थिति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या रुझान परीक्षण? रुझान परीक्षण उत्तर है हमारा। देखो भाई, इसमें क्या होता है कि आपने चयन परीक्षा दी, मतलब किसी फर्म में, किसी कंपनी में आपने क्या करा, जैसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको, तो आपने उसके लिए क्या दिया? चयन परीक्षा दी, और उसके बाद आपको उचित परीक्षण दिया गया, है ना। उसके बाद, है ना, दिए गए कार्य को करने की क्षमता, आपको वहाँ से काम दिया जाएगा, है ना। उस काम की क्षमता को मापने के लिए संगठन द्वारा एक परीक्षण आयोजित किया जाता है। उस परीक्षण का नाम क्या है? उसका नाम है रुझान। रुझान अभिक्षमता परीक्षण, है ना। क्षमता मापने के लिए वैसे ही पता है, अभिक्षमता ही आएगा, है ना, परीक्षण। सिंपल है। ओके, अगला देख लेते हैं। रुझान परीक्षण परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला, बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन संगठन में बाहरी सूचना का एक उदाहरण है?
कंपनी के मद की लागत और बिक्री मूल्य, ये तो नहीं है। फार्म में भरी गई, हाँ ये है बिल्कुल, बी वाला आंसर आएगा बेटा अपना। फार्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया। अब ग्राहक जो कंपनी के अंदर होते हैं क्या भाई, बाहर के लोग होते हैं, है ना। तो फार्म में भरी गई जो भी जानकारी होती है और ग्राहकों की जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या मानी जाएगी, संगठन में बाहरी सूचना का उदाहरण माना जाएगा। बाहरी सूचना है ना भाई, ये ओके, बी आंसर। कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझा नहीं जाता। आपको अगर मैं कोई संदेश दे रहा हूँ और अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो समझ आएगा क्या, वो नहीं आएगा। और साथ ही ये प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक है ना। निम्न में से कौन सुनने की एक प्रभावी तकनीक नहीं है, सुनने की एक प्रभावी तकनीक नहीं है, आँख के संपर्क से बचना। अब मेरे को तो यही लगता है पहले वाला, कारण कि आँख का और सुनने का कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो मैं तो पहले पे जा रहा हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर। बिल्कुल सही है, कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुनने समझा नहीं जाता है। और साथ ही ये प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से है। आँख के संपर्क से बचना सुनने की एक प्रभावी तकनीक नहीं है भैया, राइट। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा भैया, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। सुनाम, सु का मतलब समझते हैं अच्छा नाम, प्रतिष्ठान का आपका जो उपक्रम उसका नाम अवधारणा, सुनाम, यही आंसर है अपना पहले ही। सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा जो फर्म के अधिक लाभ कमाकर अपना बाजार में नाम कमाती है। जो भी कंपनी है आपकी, फर्म है, जो भी आपका फैक्ट्री है, उसमें आपने अगर अधिक लाभ कमाया है तो बाजार में आप नाम कमाओगे, है ना। और अधिक मुनाफा ही आपकी साख में वृद्धि करेगा, आपकी वैल्यू में वृद्धि करेगा, है ना। ओके, जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होगा। अरे परिणाम भूमिका धारणा होगा, और क्या होगा, क्या होगा, भूमिका धारणा। जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है, तो जब आप किसी काम को करते हैं भैया, है ना, तो वो जो कार्य में, जैसे कहते हैं ना, ये काम करने में इनकी बड़ी भूमिका रही, तो वो कार्य करना जो है ना, वो भी अपना आप में क्या है, एक भूमिका है ना। तो दो विषम कार्य करना है तो भूमिका धारणा एक कॉन्सेप्ट बनता है कि यार कैसे करेंगे, क्या स्थितियाँ बनेंगी, तो एक भूमिका धारणा वाला मामला बनता है, ठीक है। ओके, जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम, जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे के रूप में जाना जाता है, मूल सक्षमता के रूप में जाना जाता है ना। तो जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है, यदि कोई कंपनी बेहतरीन से बेहतरीन करती है तो इससे क्या माना जाएगा, उसे मूल रूप से वो सक्षम कंपनी है ना, के रूप में जाना जाता है। सीधी सी बात है, क्योंकि वो अच्छा से अच्छा करने में माहिर है। मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। मैकग्रेगर का वाई सिद्धांत, मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो बा वाला आंसर हमारा क्लियर है भाई। मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों को साथ व प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है ना। जिन लोगों ने डिटेल से पढ़ी है, क्लासें ली है, वो बड़ी आसानी से लगा पा रहे होंगे क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है ना। सिर्फ शब्दावली में आपको दिक्कत आ रही होगी, और खासकर उन बच्चों को जिन्होंने डिटेल क्लासें नहीं ली है। बच्चों, आप डिटेल क्लासें अगर लें और ले लें और उसके बाद इनको सेट को एक बार फिर लगाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा चालू देनदारियों का गठन नहीं करता है। चालू देनदारियां जो होती है उनका गठन नहीं करता है ना। तो देनदार ही इसका गठन नहीं करता है भैया, है ना। देनदार कौन होते हैं, तो देनदार वे लोग होते हैं जिन्हें व्यापार स्वामी को कुछ राशि देनी होती है। देनदार, है ना, जो व्यापार का जो स्वामी है, कंपनी का जो मालिक है, उसे कुछ राशि देना होती है। अतः यह चालू देनदारियां गठन नहीं करता है। अतः यह चालू देनदारियां गठन नहीं करता है। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। समस्या को हल करने की, है ना, मामला है तो उसको निर्णयन कहेंगे भैया। क्या बोलेंगे, निर्णयन। किसी समस्या को हल करने के लिए हमें कोई ना कोई तो निर्णय लेना पड़ेगा, और कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया कहलाती है ना, तो निर्णयन कहलाती है। देखो आंसर आ हमारा, समस्या को सुनकर व जानकर उस पर उच्च स्तर द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, उच्च स्तर मतलब टॉप लेवल, है ना, उच्च स्तर द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसे ही निर्णयन कहा जाता है, ठीक है। गुडविल का एक उदाहरण है। स्थायी परिसंपत्ति है, क्या है, चालू परिसंपत्ति है, अमूर्त परिसंपत्ति है, आभासी परिसंपत्ति है। सिंपल है भैया, गुडविल एक साख जो है अमूर्त दिखती नहीं है, ये
किसकी कितनी वैल्यू है ये दिखती है क्या? जनरली तौर पर नहीं दिखती है ना। कोई आदमी आपके सामने निकल रहा है, क्या पता आपको कि उसकी शाख बैंक में कितनी खतरनाक है या बिल्कुल कचरा है, नहीं दिखती है ना। तो अमूर्त परिसंपत्ति है गुडविल, शाख, ठीक है, अमूर्त परिसंपत्ति है। यह वह संपत्ति है जो व्यापार में अदृश्य होती है भैया, जैसे पेटेंट उदाहरण है इसका, ख्याति उसकी, है ना, ख्याति मतलब वही प्रसिद्धि। निम्न में से कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है? तो साख, छोटे औजार, वाहन या पट्टा धृति, बताओ। छोटे औजार स्थायी संपत्ति नहीं होती है भैया। अगला, एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि इसकी देनदारियां इसकी परिसंपत्ति से अधिक है। भाई इसको इतना पैसा देना है जितना इसके पास है ही नहीं, पूरी बेच दे कंपनी उसके बावजूद भी नहीं दे सकता है, ठीक है ना। एक शेयर धारक को भुगतान करने के लिए कहा जाएगा, जो इस कंपनी के शेयर धारक है उसको क्या कहा जाएगा? भुगतान करो, ऐसा कुछ कहेगा? तो कुछ नहीं, एक शेयर धारक को भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। यदि कंपनी पहले से दिवालिया हो गई है वो, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सिंपल, कुछ नहीं कहा जाएगा उसको। एक शेयर धारक को कुछ नहीं भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। भैया आप दिवालिया हो गए, आपको कोई भुगतान नहीं करना है, ठीक है। कुछ नहीं आंसर आएगा, लगा दो ये फटाक से। हेलो, ओके नेक्स्ट। दिवालिया होने का मतलब ही है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। यस, अंतिम क्वेश्चन है हमारा, लगाइए सब मिलकर इसको। वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है, तरल परिसंपत्ति होती है भी है। जैसे आप लोग फ़ोन पे जो रहता है, जो अल्प समयावधि के अंदर नगद में, अब फटाक से आप किसी को फ़ोन पे करते हो तरल परिसंपत्ति के रूप में, और आप कैश ले लेते हो उससे, राइट। तो तरल परिसंपत्ति कहते हैं इसको, नगद में परिवर्तित कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा बी आंसर हो गया। कौन सा? बी आंसर। यह वह संपत्ति जो कभी भी नगद में परिवर्तनीय है, जैसे रोकड़ हस्ते, रोकड़ बैंक में, रोकड़ जो है बैंक में कर लेते हैं अपन, स्टॉक में कर लेते हैं, कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में अपन उसको नगद में ले सकते हैं। स्टॉक का पैसा है उसको निकाल सकते हैं, राइट। ओके, तो बच्चों कैसे लगी हमारी ये क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताएं, और बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।